ये भी 4th चैप्टर से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र में। यदि एक अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश राशि में परिवर्तन 500 करोड़ का हो, कोई एक अर्थव्यवस्था है 500 करोड़ का आपने परिवर्तन किया है, निवेश में परिवर्तन, निवेश नहीं है, निवेश में परिवर्तन। अच्छा, सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है वो आपकी पॉइंट 2 है, तो निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात कीजिए, निवेश गुणा क्या होगा। इसको इन्होंने यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरा क्या है, अंतिम आय में परिवर्तन क्या होगा। यहां पर जब भी इस तरह की चीजें आती है ना, बहुत सारे लोग याद करके जाते हैं, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही आराम से इन सारी चीजों को खुद से कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। क्या होता है, या तो आप किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या करोगे, कुल मांग आती है। कुल मांग कहां से आती है, एग्रीगेट डिमांड हम लोग लिख जाते हैं, कुल मांग। ये क्या हो सकता है, या तो आप कंज्यूम करोगे या फिर आप सेव करोगे, यही तो 2 तरीके होते हैं। अच्छा, और क्या हो जाएगा, जो लोगों को जो मिला उसमें से या तो लोग कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। लेकिन जब मांग की बात आती है तो हम लोग इसी को क्या कर देते हैं, जो लोगों ने सेव किया है उसको आप इन्वेस्टमेंट में बदल देते हो। तो या तो लोग कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर्स भी मांग कर रहे हैं और कंज्यूम यानी कि उपभोग करने वाले लोग भी मांग कर रहे हैं। तो C+I क्या हो जाता है, 2 सेक्टर मॉडल में। यहां पर हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली काउंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यही मॉडल हमारी बुक में है भी सीधे तौर पर। तो C को क्या कर देते हैं, C बार प्लस स्मॉल c टाइम्स y, और I को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं तो I बार हो गया। लेकिन ये चीज कुल मांग अगर बराबर हो जाती है निर्गत स्तर के, और निर्गत स्तर को हम लोग यहाँ पर y से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि ये संतुलन में है, तब हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई तो यहां से क्या निकल कर के आएगा, देखो y, ठीक, आपने ब्रैकेट में लिखा 1 - c, ये क्या हो गया, c बार प्लस I बार। अच्छा, ये पहला समीकरण हो गया। अब क्या हुआ, सारी चीजें बदल रही हैं। जब बदल रही हैं तो आपको एक नया y मिल रहा है। कब, जब आपने इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दिया, आपने कंजम्पशन को चेंज नहीं किया, C बार का तो C बार ही रहा, I जो था वो बदल गया है, तो ये I न्यू आ गया। ठीक, I बार न्यू आप लिख सकते हो। अच्छा, अब क्या हुआ, y न्यू से आप इस वाली चीज को अगर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 - c, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा y न्यू, यानी कि जो नया y मिला उसमें से आपने y को घटाया तो आपको क्या मिल जाएगा, c बार तो c बार घटेगा तो ये तो कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका I बार न्यू माइनस I बार। अच्छा, अब y न्यू माइनस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y लिख दिया। अच्छा, ये क्या है, 1 - c, तो 1 - c टाइम्स डेल्टा y इज इक्वल टू I न्यू से जो पुराना आया था उसको घटा दिया, इसको भी हम लोगों ने डेल्टा I लिख दिया। डेल्टा का मतलब क्या होता है, जो परिवर्तन हुआ निवेश में। ये क्या है, जो इनकम में परिवर्तन हुआ, तो आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन ऐसा आ गया। और हमारा गुणक क्या होता है, गुणक हमारा होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा I। तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से डेल्टा y अपॉन डेल्टा I, तो ये इधर चला जाएगा, ये चीज इधर चली आएगी, तो क्या हो जाएगा 1/1 - c। स्मॉल c क्या है, स्मॉल c आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। और 1 - c को ही आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/s। अच्छा, और स्मॉल s आपको दे रखा है 0.2, तो 1/0.2 करोगे, ये आपका निकल करके आ जाएगा 5। तो गुणक आपका 5 हो गया। सीधी सी बात, आप ये रट के रखोगे कि k जो होता है वो इसके बराबर होता है, भूल जाओगे तो पूरा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। रट करके जाने की आवश्यकता नहीं, आप निकाल सकते हो, और रटने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अचानक से याद आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा I होता है k, और वो कितना हो जाता है 1/s या 1/1 - c। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, यही आपका प्रश्न है इंग्लिश में। चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 500 करोड़ का। अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, यानी कि स्मॉल s दे रखा है 0.2। क्या निकालना था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये हम लोगों ने निकाल दिया, ये हमारा 5 निकल करके आ गया। दूसरा क्या हुआ, चेंज इन फाइनल इनकम, तो क्या होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा I, ये आपका हो गया था 1/0.2 इज इक्वल टू 5। तो यहां से डेल्टा y कितना आ जाएगा, 5 इंटू डेल्टा I कितना हो गया, 5 इंटू डेल्टा I कितना है आपका 500 रुपए का, तो आपने परिवर्तन किया 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ हो जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा 2500 करोड़, करोड़ मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक, ये आपका परिवर्तन आ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, सीधे मान लिया है कि आपने रट करके आप गए हो, तो आपको पता है 1/MPS होता है आपका मल्टीप्लायर। अच्छा, ये आपका 5 आ गया। फिर 5 को इन्होंने क्या किया, सेम इक्वेशन से गुणा करके निकाल दिया। मैंने आपको क्या बताया कि आप फंडामेंटल्स अगर ध्यान रखोगे, आपको ध्यान रहेगा कि भाई आपका जो भी एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी।
राइट। अच्छा, और यही एडी एग्रीगेट डिमांड अगर आपके आउटपुट लेवल के बराबर है, जिसको हम लोग वाई से प्रेजेंट करते हैं, तब इक्विलिब्रियम होगा। तो आपने वाई इक्वल टू सी प्लस आई कर दिया। वाई इज इक्वल टू सी क्या होता है, कंजम्पशन, और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, सी बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई, और आई को हम लोग कांस्टेंट मान करके चलते हैं, आई बार। ये आपकी इक्वेशन थी, यहां से आप लोग सारी चीजें निकाल सकते हो, खुद से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे बात सुनना। अच्छा, फिर क्या, अगला प्रश्न, बैंकिंग प्रणाली की साख निर्माण क्षमता का निर्धारण करने में साख गुणक की क्या भूमिका है? क्या पूछा जा रहा है हम लोगों ने, ये मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है 3rd चैप्टर का। वो कहानी एक पढ़ी थी लाला वाली, कि लाला के पास सारे लोग जाते हैं, गांव का सोना रखते जाते हैं, और वो उसकी रसीद देता है लोगों को, और वो रसीद जब सारे लोगों को मिल जाती है तो लोग रसीद को ही सोने के बराबर मानना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर एक टाइम पर ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा इंसान आता है जो लोन मांगता है, तो किसान जो लाला है वो लोन सीधे सीधे रसीद के रूप में दे करके या सोने के रूप में दिया, लेकिन फिर से अगर उसी के पास लोगों ने जमा कर दिया सोना, तो क्या हो जाता है कि एक तरह से और ज्यादा मनी का क्रिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, मनी का क्रिएशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि हवा में पैसा बन गया। और वो कहानी कहां सुनाई हुई है मैंने, आराम से सारे लोगों को 3rd चैप्टर सुना रखी है, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब उस वाले केस में हम लोग ये देख सकते थे कि इनफाइनाइट मनी बन सकती है, लेकिन जो भी मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन सारी जगह पर क्या हो रहा होता है कि आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम होता है, कोई केंद्रीय बैंक होती है, वो क्या करती है, रोक लगा के रखती है कि आप एक क्षमता से ज्यादा जो साख है, मनी क्रिएशन है, वो नहीं हो सकता। साख को हम लोग क्रेडिट भी बोलते हैं और साख को मनी भी बोलते हैं, और क्रेडिट और मनी लिंक्ड हैं। जितना ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं, वो एक तरह का मनी तो बन गया। लोन मैंने लिया कुछ काम करने के लिए, तो मेरे पास वो पैसा आ गया, तभी तो मैं काम कर रहा हूं। तो साख का बनना या फिर मुद्रा का निर्माण एक जैसे हम उसको देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो सरकार आरबीआई जो है वो कम कर देती है, तो लोगों के पास क्या हो जाता है, ज्यादा, जो बैंक्स हैं उनके पास ज्यादा पैसा हो जाता है लोगों को लोन में बांटने के लिए। तो आप CRR कम करोगे तो साख निर्माण ज्यादा होगा, CRR को बढ़ा दोगे तो साख निर्माण कम होगा, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे होते हैं। ठीक, यही बात है कुल मिलाकर के। अच्छा, क्या है, संख्यात्मक उदाहरण द्वारा समझाइए। हम लोगों ने इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण कर रखा था, जिसमें हमारे केस में अगर आपने 20% का रखा है CRR, तो 0.2 करेंगे तो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में जो प्रारंभिक जमा है, इनिशियल डिपॉजिट्स है, वो 100 रुपए का है, तो यहां पर साथ ही में अगर CRR आपका 20% है, तो 20% को हम लोग क्या कर देते हैं, 0.2 बोल देते हैं, तो 1/CRR ये आपका गुणक हो जाता है। इसी गुणक की बात की गई है, साख गुणक। तो साख गुणक कितना हो जाएगा इस वाले केस में, 5 जब साख गुणक हो गया तो इनिशियल डिपॉजिट में आप इसी गुणक से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको मिल जाता है 500। ये वो अमाउंट है जो अमाउंट वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था में टोटल मनी का क्रिएशन हो जाएगा। कब, जब CRR आपका 20% है, और इसी के जगह मान लीजिए 25% होता, तो 25% को हम लोग कहेंगे 0.25, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4। अब जब 4 का गुणा करोगे 100 में, तो आपका टोटल मनी क्रिएशन कितना दिखेगा, 400। तो यहां पर क्या देखा, जब 25% हो गया CRR, तो आपका जो मनी क्रिएशन है वो कितना हो रहा है, कम हो रहा है, और जो गुणक है वो 4 निकल कर के आ रहा है। तो गुणक से सीधा सीधा संबंध होगा, CRR से उल्टा संबंध होगा, CRR ज्यादा तो मनी कम। ठीक, यहां पे देखो CRR कम तो मनी क्रिएशन ज्यादा, साख निर्माण ज्यादा, और साथ में अगर गुणक कम तो मनी क्रिएशन कम, गुणक ज्यादा तो मनी क्रिएशन ज्यादा। तो गुणक से सकारात्मक संबंध है, गुणक ज्यादा यानी कि मल्टीप्लायर ज्यादा तो मनी क्रिएशन ज्यादा। लेकिन अगर आप CRR की बात करोगे तो CRR ज्यादा तो मनी क्रिएशन कम, और उल्टा अगर CRR कम हो रहा है तो मनी क्रिएशन आपका ज्यादा हो रहा है। आगे बात समझ में, अच्छा ये हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न भी है, अभी जो भी आंसर लिखा हुआ है वो तो आप देख ही सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 साधनों की विस्तार से विवेचना कीजिए। बताइए, इतना सरल है। 2 साधन पूछे हैं हम लोगों ने, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 कैटेगरीज बना करके सारी चीजों को डिस्कस किया था। क्वांटिटेटिव में क्या क्या था, CRR का में परिवर्तन कर दीजिए आप, SLR में परिवर्तन कर दीजिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसी तरह से हम लोगों ने जो रेपो रेट है उसको आप कम करोगे तो साख निर्माण ज्यादा होगा, है ना, रिवर्स रेपो की भी बात की थी। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMOs बोलते हैं, खुले बाजार में बिक्री। आपने अगर आरबीआई ने खुले बाजार में सरकार की सिक्योरिटीज को बेचना स्टार्ट किया तो बाजार सिक्योरिटी खरीदेगा,
सिक्योरिटी क्या होती है, एक तरह से मान लीजिए सरकार को उधार लेना है तो वो सिक्योरिटी सरकार के तरफ से आरबीआई बेच रहा है मार्केट में, तो जब सरकार ने सिक्योरिटी बेची तो लोगों ने खरीदा, तो लोगों ने पैसे दिए, जब पैसे दिए तो बाजार में पैसा कम हो गया, तो क्या हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, रेपो है, सीआरआर है, एसएलआर है, आप कोई भी दो लिख सकते हो यहाँ पर, तो कितने सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, मोरल सुएजन है, आप मीटिंग बुला करके जो भी बैंकर्स उनकी मीटिंग बुला करके आरबीआई ने बोला नहीं आपको ये काम करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना। एमएसएफ है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, ये भी होता है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। तो ये वही प्रश्न है, व्हाट रोल डज क्रेडिट मल्टीप्लायर प्ले इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यूज ए न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन। हम लोगों ने न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन को भी यूज कर लिया था, एक जगह पर 20% कर दिया सीआरआर और एक जगह पर 25% लेकर के देखा है। दूसरा क्या था, इलैबोरेट एनी टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका आंसर है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी वालों को तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता ही दिया है, ठीक है। ये आपका देख सकते हो, बहुत स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर में आपने जब 0.2 था आपका तो आपका 5 निकल करके आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने 0.5 कर दिया, हम लोगों ने 20% से 25% ही किया था, तो हमें कितना मिल रहा था, जब आप 1.25 कर रहे थे तो आपको 4 मिल जा रहा था मल्टीप्लायर। यहाँ पर क्या किया है, 0.5 कर यानी कि 50% कर दिया तो आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले जब 1000 रुपीज का इनिशियल डिपॉजिट है तो 5000 टोटल मनी क्रिएशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1000 का इनिशियल डिपॉजिट है लेकिन मल्टीप्लायर इज 2 नाउ, दैट इज व्हाई द टोटल मनी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी इज 2000 रुपीज ओनली। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा ये तो सेकंड है, तो इसमें इन्होंने रेपो रेट बता रखा है, एक तो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट इन्होंने क्या बताया हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप दोनों को ही देख सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने तो और की भी बात कर ली, सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारे हैं यार। फिर क्या है अगला प्रश्न, पिछले एक माह में अमेरिकी डॉलर में 0.75 रुपीज यानी कि 75 पैसे प्रति डॉलर का उछाल आया। किसमें उछाल आया, अमेरिकी डॉलर में, यानी कि अमेरिकी डॉलर 75 पैसे महंगा हो गया, किसके तुलना में, इंडियन रुपीस की तुलना में। तो डॉलर हो गया महंगा और आपका रुपए हो गया सस्ता, इतनी बात आई समझ में। फिर क्या है, यह अलग अलग प्रकार के व्यापारियों, कौन कौन से प्रकार, निर्यातकों और आयातकों, निर्यातकों मतलब एक्सपोर्टर्स और ये इंपोर्टर्स हो गए हमारे, के लिए मुस्कुराहट या उदासी ला सकती है। दिए गए कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग मुस्कुराएंगे और कुछ लोग दुखी हो जाएंगे। कौन मुस्कुराएगा, जो भी हमारे निर्यातक हैं। सोचो हुआ क्या, मान लीजिए कोई निर्यातक है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो अपना कुछ सामान अमेरिका में बेच रहा है और अमेरिका वाले जब खरीद रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, $100 में वो कोई सामान बेच रहा है, $100 में। अच्छा, तो जब वो $100 में बेच रहा था, मान लीजिए पहले उसको कितना मिलता था, 7000 रुपए। क्यों, क्योंकि 70 रुपए हुआ करता था। क्या हो जाता था, 70 रुपए में आप $1 ले सकते थे, लेकिन अब 70 रुपए में नहीं ले सकते हो, अब तो 70 रुपए 75 पैसे लगेगा। तो उसको 7000 की जगह 7075 रुपए अब मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 7075। तो जो निर्यातक था वो तो खुश हो गया। क्यों, क्योंकि वो उतने ही डॉलर्स में अगर सामान बेच रहा है तो उसको ज्यादा पैसे मिल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, निर्यातक तो खुश हो गए। उल्टा देख लीजिए, जो हमारा इंपोर्टर है, इंपोर्टर को वहां से कुछ सामान खरीदना था तो उसने भी कोई $100 का सामान उसको खरीदना था। तो जब उसको $100 का सामान खरीदना है तो पहले तो 7000 रुपए दे रहा था, तो वास्तव में $100 का जो सामान है 7000 रुपए ही $100 के बराबर हो रहे थे, वो वहां से खरीद ले रहा था। अब क्या हो रहा है, अब 75 पैसे बढ़ जाने के बाद से 7000 से काम नहीं चल रहा, उसको 7075 रुपए देने पड़ रहे हैं, तब वो सामान खरीद पा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आयातक है, जो इंपोर्टर है, वो दुखी हो जाएगा। तो कौन खुश हो जाएगा, यानी कि डॉलर महंगा हो रहा है तो एक्सपोर्टर्स खुश, और डॉलर सस्ता हो रहा है तो इंपोर्टर्स खुश। ठीक, आगे बात समझ में, यही पूरा एक्सप्लेनेशन है, यही वही प्रश्न है। US dollar has recorded a jump of 0.75 rupee per dollar in the last 1 month. This situation might bring smiles and sorrows to the different types of traders, exporters and importers. Justify the given statement, हाँ justified है, सारी बात जो है मैंने बता दी है। आप लोग आराम से इसको भी स्क्रीन पर रोक करके देख सकते हो, जिनको इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक देश के सरकारी बजट में राजस्व घाटे के बिना राजकोषीय घाटा नहीं हो सकता। ध्यान से समझिएगा, एक देश के सरकारी बजट में, कोई भी सरकारी बजट है, राजस्व घाटे के बिना राजकोषीय घाटा नहीं हो सकता। दिए गए कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट बजट ऑफ अ कंट्री कैन नॉट हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ये सच है या सही, मतलब सही है या गलत है? तो याद करो, मैंने इसी आप लोगों को बता रखा था कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ दो की, किसकी, फिस्कल डेफिसिट
और रेवेन्यू डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट। और दूसरा क्या है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ उस साल के लिए, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है टोटल रेवेन्यू रिसीट्स से, तब हम बोलेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट तो आपका पुरानी जो भी चीजें हुई हैं उसकी वजह से भी चलता आ सकता है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जो एक क्वेश्चंस मैंने आपको बना करके दिखाई थे, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा वापस जाकर के वीडियो में, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। होता क्या है, फिस्कल डेफिसिट में सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा होता है टोटल रिसीट से, बोरोइंग्स को हटा करके, तो हम लोग बोलते हैं कि सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट है। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट में टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स बराबर है, हो गई बराबर। सरकार के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो रेवेन्यू साइड, एक आपके कैपिटल साइड। अब रेवेन्यू साइड अगर मान लीजिए बैलेंस भी है, लेकिन कैपिटल साइड अगर सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल रिसीट्स कम है, तो सरकार के लिए क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा, कैपिटल रिसीट्स कम, तो कैपिटल के टर्म्स में सरकार का डेफिसिट हो गया। तो कैपिटल डेफिसिट ही जो अकेले दम पर है वो क्या कर सकता है, फिस्कल डेफिसिट की तरफ ले आ सकता है। तो भले ही कोई भी रेवेन्यू डेफिसिट ना हो, रेवेन्यू डेफिसिट शून्य हो, तब भी आपको क्या हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। यानी कि राजस्व घाटा भले ही शून्य हो जाए, राजस्व घाटा शून्य होने के पर भी राजकोषीय घाटा संभव है। इसी तरह से मान लीजिए राजस्व घाटा शून्य नहीं है, राजस्व घाटा है ही नहीं, राजस्व में आपको सरप्लस है, आपने ज्यादा पैसे कमा लिए, आपने क्या किया, जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम है, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा है, प्राप्तियां ज्यादा हो गई, खर्चा कम हुआ, कौन सा, राजस्व। ऐसी स्थिति में लेकिन कैपिटल साइड पर एकदम उल्टा हो गया, यहां पर राजस्व में तो आपने पैसा कमा लिया, सरप्लस है आपके पास, ज्यादा पैसा है, लेकिन कैपिटल साइड पर इतना ज्यादा कैपिटल डेफिसिट हो गया कि आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत ज्यादा है और कैपिटल रिसीट्स बहुत कम है। तो इधर से आपने थोड़ा कमाया भी, 10 रुपए कमाए भी, लेकिन आपने 100 रुपए का नुकसान कर दिया, तो 90 रुपए का टोटल नुकसान चल रहा है ना, तो फिस्कल डेफिसिट उस वाले केस में हो सकता है। तो दो सिचुएशंस बनेंगे, ठीक है, यही प्रश्न है। द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखिए गलत है। यस, देयर कैन बी अ फिस्कल डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट विदाउट एनी रेवेन्यू डेफिसिट। कब कब हो सकता है, तो ये तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इन्होंने बताया हुआ है, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से इक्वेशंस बनाकर बता चुका हूं। दो सिचुएशंस क्या क्या है, व्हेन कैपिटल बजट शोज अ डेफिसिट। कैपिटल बजट अगर आप देखोगे, जो पूंजीगत आपका खाता है उसमें आप देखोगे डेफिसिट हो रहा है, और रेवेन्यू बजट जो है वो बैलेंस्ड है, तो रेवेन्यू में तो आपको घाटा नहीं हो रहा, लेकिन कैपिटल में हो रहा है, तो कुल मिलाकर तो घाटा हो गया। दूसरे वाले केस में रेवेन्यू में फायदा हो रहा है तो सरप्लस है, लेकिन कैपिटल में आपको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर भी घाटा रहेगा। तो ये आपका हो गया दूसरा कारण। ये दोनों चीज समझ में आ गई, ये भी हो गया।